हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे। तो बच्चों, आज हम आखिरी एक प्रश्नावली करने जा रहे हैं। आखिरी प्रश्नावली है अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इसी प्रश्नावली के साथ आप लोगों का जो कैलकुलस का पोर्शन था और जो 44 नंबर का एक भारी हिस्सा बनता है आपके 100 नंबर के एग्जाम में से, वो समाप्त हो जाएगा। चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 9, इन 5 चैप्टर्स के अंदर से आपको 44 नंबर का पूरा हिस्सा मिलता है एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा सारे चैप्टर्स, सारे चैप्टरों के लेक्चर्स एक क्रमबद्ध तरीके से, एक बड़े सीक्वेंस से हमने प्लेलिस्ट में लगाए हैं। जैसे ही चैनल पर आप लोग जाओगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, सारे चैप्टर मिल जाएंगे। बस आपको देखना ये है कि कक्षा 12 पढ़ लेना, जो सा भी आपको चैप्टर करना है उसी प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक कर देना। तो चलिए, अब हमें बात करनी है बेटे इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की। अगर हम बात करें तो जो कुछ सीखना था सीख लिया, जो करना था कर लिया। तो सिर्फ एक रिवीजन टाइप से ये विविध प्रश्नावली हमारे सामने है। तो पहले सवाल पे अगर बात करें तो पहला सवाल 9.1 जो प्रश्नावली होती थी उसमें हमने अवकल समीकरण क्या है, अवकल समीकरण का हल और अवकल समीकरण की घात और अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने बात करी थी। तो बच्चों, उसी को लेकर के एक दो सवाल और आपके सामने आए हैं विविध प्रश्नावली में। तो हमें कहा गया है कि इस पहले क्वेश्चन के अंदर कि दी गई जो निम्नलिखित अवकल समीकरणें हैं, है ना, अवकल समीकरणें कौन सी होती थी? अवकल समीकरणें में होती है जिनके अंदर डेरिवेटिव्स होते थे, जो अवकलज होते थे, जिनके अंदर क्या होते थे? अवकलज। और अवकलज का मतलब डी वाई बटे डी एक्स हो जाए, ठीक है ना, या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाए। अगर किसी भी समीकरण के अंदर ये मिलते थे, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स की घात 3 हो जाए। ऐसे ही हायर डिग्री भी कितनी बार भी, या एन वाई अपॉन डी एक्स की घात एन हो जाए, ठीक है ना। तो कुछ भी इनमें से मिलता था किसी भी अवकल समीकरण के अंदर, तो किसी भी समीकरण के अंदर, तो उसको हम लोग बेटा अवकल समीकरण कहते थे। अब दूसरी बात थी कि अवकल समीकरण की हम लोग कोटि देखते हैं। अवकल समीकरण की कोटि को बहुत डिटेल से मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया, तो यहाँ पर ज़्यादा समय मैं खराब नहीं करूँगा, क्वेश्चन समय बहुत सारे करने हैं। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होती थी कि जो दी गई अवकल समीकरण है उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उच्चतम कोटि का जो अवकलज है, उच्चतम कोटि का, जैसे इस अवकलज की कोटि कितनी है? 1 है ना, 1 है, एक बार डिफरेंशिएशन है। इस अवकलज की कोटि 2 है, इस अवकलज की कोटि 3 है, इस अवकलज की कोटि n है। तो इक्वेशन के अंदर, समीकरण के अंदर बहुत सारे अवकलज दिए होते हैं। जैसे इसके अंदर आपको डी वाई बाई डी एक्स भी दिया है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी दिया है। तो हाईएस्ट कोटि का, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है? ये है, और उसकी कोटि कितनी है? 2 है। तो इसी को हम लोग कहते थे बेटे कोटि। क्या कहते थे? कोटि। तो बच्चों, इसका कोटि यानी कि जो ऑर्डर है, ये 1 नंबर में सवाल आना ही आना है, वो 2 है। क्योंकि जब, अगर हम दूसरी भाषा में बात करें कि इस अवकल समीकरण को बनाते समय बच्चों अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया होगा? तो 2 बार अवकलन किया गया है इस इक्वेशन की। अच्छा, इसकी कोटि देख ली हमने। अब इसके बात करते हैं हम लोग घात की, मतलब डिग्री क्या होती है ना, डिग्री क्या होती है। अब आपको सिर्फ जब आप कोटि देख लेते हो ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, यानी कि जो कोटि हम देखते हैं उसकी जो घात है, जैसे इसके अंदर आप देखोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है ना, उच्चतम महत्तम कोटि का अवकलज ये है। तो इसकी घात कितनी है? घात, ये घात नहीं होती बेटा, ये तो कोटि होती है, घात होती है ये। इसकी घात कितनी है? 1 है। आपको कैसे घात तो यहाँ 2 ही बन रही है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है ना, इसलिए इस वाली घात का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसकी डिग्री जो है, इसकी घात जो है बेटा वो 1 आ जाएगी। नीचे आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में, आप देखोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो इसके अंदर कहाँ है? 1 ही है। तो आप लोग इसकी कोटि को बच्चों लिख दोगे, कोटि के लिख दोगे आपके पास में कि सर क्या लिखोगे? कोटि यानी कि जो ऑर्डर है इसका वो 1 है, और बेटे घात जो है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो घात बनेगी, अब देखो डी वाई बटे डी एक्स की घात 3 भी है, डी वाई बटे डी एक्स की घात 2 भी है, तो मैक्सिमम ले लेंगे 3।
तो हमारे पास में इसकी घात आ जाएगी 3। अब बात करते हैं कि इस वाले में हम लोग कोटि देखते हैं कि कोटि कितनी होगी। तो आप सीधी बात है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए बेटा, और आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 बार अवकलन हुआ होगा, तो इसकी कोटि 4 है, ऑर्डर इसका 4 है। लेकिन जब हम इसके घात की बात करते हैं तो घात के संबंध में हमने बहुत डिटेल से एक बात बताई थी कि घात देखते समय में ये देखना होता है कि घात परिभाषित है या नहीं है, ठीक है ना। हमें घात देखते समय ये देखना होता है घात परिभाषित है या नहीं है, घात परिभाषित है या नहीं, ये बात चेक करनी होती थी। अब हम लोग कैसे पता करेंगे घात परिभाषित है या नहीं है? 2 पॉइंट मैंने बताए थे आपको। सबसे पहला पॉइंट ये बताया था, अगर किसी फंक्शन के पेट में आपका अवकल आ जाए, डेरिवेटिव आ जाए, ठीक है, तो घात जो है बेटा परिभाषित नहीं होगी, मतलब इसको कैसे समझाएं आपको कि जैसे कभी कोई फंक्शन हमारा साइन है, साइन के पेट में dy/dx आ गया, तो ऐसे केस में, या फिर आपका e की घात है, e की घात में आपका dy/dx आ जाए, तब भी परिभाषित नहीं होगी। या सपोज कर लो बच्चों कि log है, log y डैश है, y डैश का मतलब आप समझते ही हो कि dy/dt, ऐसा कभी कंडीशन बनती है तो घात परिभाषित नहीं होती। और भी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने बेसिक उदाहरण लिए हैं ताकि बात समझ में आ जाए। और जब मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी 9.1 के अंदर, तो वहाँ और एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। दूसरा जो पॉइंट होता है कि हमारे पास में जो अवकलज होता है बच्चा, जो अवकलज होता है, अवकलज बच्चों, वो जो अवकलज होता है, ठीक है, उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो भी परिभाषित नहीं होगा, तब भी घात बच्चों, तब भी घात परिभाषित नहीं होगी। मतलब आपके पास में कोई यहाँ पर परिमेय संख्या आ जाए, बट्टे वाली संख्या आ जाए, तब भी परिभाषित नहीं होगी। तो अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि इस केस में, तो आप देखो इसमें कोटि तो परिभाषित हो गई, कोटि तो 4 बता दी, लेकिन घात क्या है? देखो साइन एक फंक्शन है और उस फंक्शन के पेट में एक डेरिवेटिव है, ऊपर वाली कंडीशन है, तो इसका मतलब घात परिभाषित नहीं होगी। हम लिखेंगे परिभाषित नहीं है। क्या लिखेंगे बच्चों? परिभाषित नहीं है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ गई तो बच्चों अब हम चलते हैं दूसरे सवालों की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप लोग इस लेक्चर को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके यहीं पर आप लोग बेटे इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इस विविध प्रश्नावली के दूसरे सवाल की। तो ये सवाल बेसिकली किस प्रश्नावली से उठाया गया होगा? जो हमने प्रश्नावली 9.2 की थी, उसके अंदर हमने अवकल समीकरणों के हल के बारे में बात करी थी, और वहां पर हमने ये बात करी थी कि एक हल दिया जाएगा, एक वक्र या एक फलन दिया है, उसको हमें चेक करना रहेगा कि वो इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। तो उसका बहुत सिंपल तरीका था कि हम लोग जो अवकलज देख लेंगे कितने ऑर्डर के हैं, तो उनका मान निकाल लेंगे, यानी कि dy/dx का मान निकालेंगे इस वाले से, और d2y/dx² का मान निकालेंगे इसी से ही, और इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर वो 0 के बराबर आता है, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आता है, तो बच्चों कह देंगे कि हाँ ये इसका एक हल है, मतलब इसका ये सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, जब मैं इसको चेक करूंगा तो हमें जो दिया गया है y बराबर a(e) प्लस b(e) माइनस x प्लस का x², तो मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, x के सापेक्ष बच्चों अवकलन करेंगे हम लोग, ठीक है। अवकलन करने पर, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे बच्चों, तो dy/dx बराबर हो जाएगा आपके पास में a जो का तू e⁻x का अवकलन e⁻x प्लस b e⁻- माइनस x का e⁻- हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो
कि हम इसके अंदर चेन रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ -x दोबारा करना पड़ेगा और x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। तो उसको अगर थोड़ा सही लिखा जाए तो dy बटे dx का बच्चों मान जो है वो a e की घात x प्लस b e की घात -x, यहाँ से -1 आएगा तो मैं माइनस यहाँ पे कर दूंगा, प्लस 2x। तो ये वैल्यू आ गई हमारी dy ओवर dx की। अब हम लोग पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः जब अवकलन करेंगे तो बच्चों d2y ओवर dx स्क्वायर का मान निकलेगा और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, a की घात x की रहेगा। लेकिन आपको पता है इसका आ जाएगा b e की घात -x, लेकिन अवकलन दोबारा से करेंगे जैसे यहाँ किया था तो माइनस आएगा तो ये प्लस, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। तो ये हमारा आ गया d2y बाई dx स्क्वायर का मान। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें दी गई अवकल समीकरण की हम लोग क्या लेके चलेंगे बेटे, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बराबर है, आप लिख लेंगे x d2y ओवर dx स्क्वायर माई प्लस के 2 dy बटे dx माइनस का xy प्लस का x स्क्वायर। आप इधर ही कर लो ना, इतना काम तो है ही नहीं ना। तो हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यूज हमने निकाली है x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर का मान हमने निकाला अभी, a e की घात x प्लस b e की घात -x, b e की घात -x प्लस का 2, ठीक है बच्चों। फिर आपके पास में आ जाएगा 2 इंटू dy बाई dx का मान हमने ये निकाल रखा है a e की घात x माइनस b e की घात -x प्लस के 2x, फिर माइनस का y का भी मान हम रखेंगे ये वाला a e की घात x प्लस b e की घात -x प्लस का x स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है आपके पास में। तो यहाँ पे माइनस का 2 भी तो है, ठीक है। तो अब हम ध्यान देंगे और इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। जीरो हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कह देंगे इसका ये हल नहीं है। तो मैं अंदर मल्टीप्लाई अगर करूं तो आ जाएगा सर x a e की घात x प्लस x b e की घात -x प्लस 2x प्लस 2a e की घात x माइनस 2b e की घात -x प्लस का 4x माइनस x a e की घात x माइनस एक्स बी ई की घात माइनस एक्स की घात 3 प्लस के एक्स स्क्वायर और -2। मुझे नहीं लग रहा कि ये इसका हल है, क्योंकि ये बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो नहीं कटेंगी। एक्स ए की ये वाला कट जाएगा, ये वाला हिस्सा कट जाएगा बच्चों इससे, एक्स बी की घात एक्स से भी ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखोगे ये 2x ये 4x, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 6x और 2a e की घात x जो का तो आ जाएगा 2a e की घात x माइनस 2b e की घात -x, ठीक है। और आप देखेंगे माइनस का x की घात 3 प्लस के x स्क्वायर -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कह देंगे अतः y इज इक्वल टू जो हमें दिया गया था a e की घात x प्लस b e की घात -x प्लस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण x d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 dy ओवर dx
माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 का हल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास में क्लियर हो गया। अब हम चलते, देखो मैं ये सोच रहा हूँ आपको अभी मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि 9.2 में हमने खूब ऐसे सवाल करे बच्चों, बहुत सारे सवाल करे हैं ना हमने ऐसे ही। तो अब यहाँ पर अगर मैं फिर वही बातें करूँगा तो आपका मेरा समय लगेगा, और मेरा जो समय लगेगा आपको पता है फिर उसमें क्या दिक्कतें होंगी, कोर्स थोड़ा लेट होगा। तो आप एक काम कर लें, ठीक है, आप एक काम कर लें बच्चों, आप एक काम कर लें, इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो खुद से ट्राई करें। लेकिन एक क्वेश्चन है इसमें अच्छा, मैं भी देख पा रहा हूँ, वो फोर्थ क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, इसका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन और कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है बात। ठीक है, बाकी सारे सवाल बेटा हमने 9 पॉइंट जो 9.2 प्रश्नावली है वहां तो हमने करे ही है ना। ठीक है ना, वहां तो हमने बच्चों करे ही हैं। तो एक फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, जिसमें उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y² और log y। ठीक है ना, ये तो सॉल्यूशन है, और जो इक्वेशन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग संगत 1x² प्लस y² और बच्चों dy/dx है ना, और माइनस का xy बराबर 0। तो इसको हम देखो कैसे करते हैं, वही बात है, इसका हम लोग जो हमें दिया गया है, जो फलन दिया गया है x² इज इक्वल टू 2y² log y, x के सापेक्ष आप लोग इसका अवकलन करें। ठीक है बच्चों, x के सापेक्ष आप लोग इसका क्या करें, अवकलन। तो यहाँ पे 2x आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे बेटा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा y² और log y। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे ध्यान से, इस 2 से तो 2 काट दूंगा मैं, x इज इक्वल टू, इसमें गुणा वाला सूत्र लगेगा, पहला जो का तुम और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जो का तुम और पहले का डिफरेंशिएशन। अब देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा y², इसका हो जाएगा सर 1/y, लेकिन चेन रूल कहेगा दोबारा से करो क्योंकि ये x नहीं है, प्लस log y साथ में आ जाएगा 2y, लेकिन साथ में dy/dx भी आएगा। तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में y इंटू dy/dx प्लस 2y log y और dy/dx। ठीक है, अब आप सुनो ध्यान से, तो ये आ जाएगा x बराबर अगर मैं यहां से y dy/dx को कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस log 2 log है ना, 2 log y। ठीक है ना, क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 log y। ठीक है आपके पास में, तो यहां पर हम फिर से है ना, फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें यहां करके एक ट्रिक बना लो आप, ट्रिक बनती है यहां पर आकर के, क्योंकि हमें क्या बनाना है, बन गया ना, मुझे क्या करना है, यहां से dy/dx का मान निकाल के उसमें रख लेता हूं। ठीक है ना, या नहीं रखना चाहते हो तो एक काम करो, इसमें xy चाहिए, हम इसको यहां से एज इट इज ऐसा बना लेते हैं, तो दोनों पक्षों में आप y से गुणा कर लो, जैसे हम लोग यहां लिख देंगे xy, यह आ जाएगा y² dy/dx, ठीक है, और 1 प्लस के 2 log y। ठीक है, 1 प्लस के 2 log y। ठीक है, और चूंकि हम लोगों को चाहिए क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू y² के अंदर मल्टीप्लाई करो dy/dx
अंदर की तरफ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर log y। ठीक है। अच्छा यहां से आप एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, आप यहां से अगर log y का मान निकालो और यहां रखो, क्योंकि आंसर में log y कहीं नहीं है, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लो। और क्या करोगे, चूंकि हमें पता है कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर log y है, तो यहां से अगर मैं log y का मान निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर आ जाएगा। और उसको समीकरण आप 1 में रखो, 1 में रखने पर, ये मैं इसलिए सवाल करा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी था। वैसे इसका और भी तरीके आप निकाल के कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस को कर रहा हूँ यही तरीका है। आपको और आसान तरीका कोई नजर आता है उसको करने का तो वो आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए बच्चों। तो मैं यहां पर रखता हूं, तो एक्स वाई बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखो, डी वाई बटे डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में है वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, या यहाँ से आप देखेंगे, एक काम करो इसको उधर ले आओ, तो आप क्या देखेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर 0। चेक कर लो, यही तो इक्वेशन है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, तो लिख देंगे आप। बाकी क्वेश्चंस पे अपने आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अगर हम लोग बातें करेंगे तो समस्याएं होंगी, आपको आपका समय लगेगा बहुत ज़्यादा। आपका समय लगना दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन मेरा समय बहुत लग जाएगा, मुझे आगे का कोर्स कराना है आप लोगों को। चलिए बच्चों, बात करते हैं इस एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन की, और वो कह रहा है कुछ ऐसी ही बात करी है उसने जैसे अभी दूसरे नंबर के क्वेश्चन में करी थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग काम करना इसमें रहेगा। वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहां सी एक कांस्टेंट यानी कि पार्शियल है। तो अवकल समीकरण दी गई है, इस अवकल समीकरण का ये एक व्यापक हल है। तो क्यों ना हम एक काम करें, इसका हल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 3 तरीके हैं, 3 तरीकों में से कोई भी एक फिट होगा। या तो हम इसे वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे 9.3 से, या 9.4 से करेंगे होमोजीनियस बना के, या फिर हम 9.5 से करेंगे रैखिक अवकल समीकरण बना के, तो कोई ना कोई तो बनी जाएगी ये। तो मेन बात ये रही कि इसका मतलब इन्होंने आंसर सीट से आंसर उठा करके ये दे दिया, हमें आंसर ये निकाल के दिखाना है। तो चलिए इक्वेशन उठा लेते हैं, सबसे पहले हम लोग हल करते हैं और इस इक्वेशन को उठा लेते हैं। जो इक्वेशन है वो है एक्स की घात 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर। जहां तक मुझे दिख रहा है, जहां तक मैंने जितने क्वेश्चंस करे हैं, मेरे को ये साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल होना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोग देखो, इसको मैं थोड़ा सही करूं, तो मैं अगर डी वाई बटे डी एक्स का बच्चों मान निकालूंगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास में एक्स की घात 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई होगा। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, तो अगर आप उसको ध्यान से देखो, जांच करने की जरूरत नहीं है कभी लैम्डा टेक्निक लगाओ, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। कहोगे सर कैसे, समघातीय अवकल समीकरण ये कैसे है? मैंने कहा था आपको कि आपको ये देखना है, देखो ध्यान से देखोगे कि डी वाई बटे डी एक्स अगर प्रथम दृष्टि में देखना है, चेक करने की बात है वो तो अलग है, वो लैम्डा टेक्निक से करते हैं, कि अगर हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स हो, ऊपर की तरफ एक एफ फंक्शन हो एक्स कोमा वाई, नीचे भी एक फंक्शन हो जी एक्स कोमा वाई, और ध्यान रहे ये दोनों ही एफ और जी समान घात के समघातीय फलन होने चाहिए, फलन है। तो फिर इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कि ये समघातीय समीकरण है, ठीक है बच्चों, होमोजीनियस इक्वेशन है, समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर आप ध्यान दोगे, और इसमें भी देखो
समघातीय देखने का क्या चक्कर होता है कि ऊपर जो लिखा हुआ फंक्शन है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई, अगर इसको मैं एफ एक्स कह दूं अपनी तरफ से, आप इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं और दोनों पदों की घात समान होनी चाहिए। यहां x की घात 3 है, यहां पर भी आप देखोगे इस पद की घात, अगर इस पद की ओवरऑल घात देखी जाए वो भी 3 है, क्योंकि y की घात 2 है, x की घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ऐसा कुछ मान लिया जाए अगर, तो 2 और 1 3, इस पद की घात भी 3 है, इस पद की घात भी 3 है, तो ये बिल्कुल 3 घात का एक समघाती फलन है। ऐसे नीचे भी 3 घात का एक समघाती फलन है। तो सीधी सी बात है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहां पे लिख देंगे इसको नंबर 1 बना करके कि उपरोक्त अवकल समीकरण, ये जरूरी नहीं है कि उसको सारी बात बताएं, अवकल समीकरण एक समघातीय, ठीक है ना, एक समघातीय अवकल समीकरण है। और जब समघातीय अवकल समीकरण है तब हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स तथा dy बटे डी एक्स को क्या लिखते थे हम लोग, v प्लस के x dv बटे डी एक्स, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर इसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो यहां पे आ जाएगा v प्लस के x dv बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास में x की घात 3 माइनस 3x इंटू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एक्स, सॉरी v की घात 3 x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वी एक्स। आप इसको ध्यान से देखोगे, x dv बटे डी एक्स, एक्स की घात 3 ऊपर से कॉमन निकले कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन v की घात 3 माइनस 3v। ठीक है बच्चों, ठीक है ना आपके पास में, ओके, क्लियर है आप लोगों को ये सब चीजें। वैसे इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे, लेकिन चलिए अभी तो सिर्फ हम जो सीखा है उसी से बात करेंगे। वो एक तरीका और है कि एक x को कुछ वैल्यू दे दें, ट्रिग्नोमेट्री वाली y को कुछ वैल्यू दे दें, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब हमने ऐसे क्वेश्चन करे ही नहीं, अब चलते समय आपकी आत्मा को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, तो सीधे सीधे जो मेथड सिखाए हैं आपको उन्हीं से करने के मूड में हूँ। तो आप देखोगे, ठीक है ना, आप देखोगे कि हमारे पास में अगर हम इसको x dv बटे डी एक्स को बेटा इधर रखें और v को उधर ले जाएं, 1 माइनस के 3v स्क्वायर अपॉन v की घात 3 माइनस 3v और माइनस का v हो जाएगा। एलसीएम ले लो और इसको थोड़ा सही करते हैं हम लोग, dv बटे डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस के v की घात 4, ठीक है, और प्लस का 3v स्क्वायर बटे v की घात 3 माइनस के 3v। तो यहाँ पे देखोगे आप 3v स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा सर x dv बटे डी एक्स जो है, x dv बटे डी एक्स जो है वो आ जाएगा 1 माइनस वी की घात 4, 1 माइनस वी की घात 4 बटे v अगर कॉमन निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 3, तो हमारे पे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस का 3, या रहने दो अभी, ठीक है, या फिर इसको रहने दो, वी की घात 3 माइनस 3v ही लिख लो, वी की घात 3 माइनस के 3v हमने इसको लिख लिया। वेरिएबल सेपरेबल वाली स्थिति यहाँ हमेशा बनती थी जब भी हम समघाती अवकल समीकरण को हल करते थे। तो ये v वाले हिस्से को उधर ले आएंगे, ठीक है बच्चों, और dv हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और dx, ठीक है। अब अगर हम इसका समाकलन करना चाहते हैं v की घात 3 माइनस का 3v अपॉन 1 माइनस v की घात 4 dv इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। तो बच्चों इसके समाकलन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, माना कर लेता हूं मैं, माना, ताकि इसको अलग से सॉल्व कर लूं। माना हमने इसको i कह दिया, i कह दिया हमने, i इज इक्वल टू इस वाले पोर्शन को
वी की घात 3 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस वी की घात 4 dv, ठीक है ना। तब आप क्या देखेंगे कि i इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है ना, हमने इसको i मान लिया है तो हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे आंशिक भिन्न का थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। देखो मैं कुछ ट्रिक लगा रहा हूं, ऊपर v की घात 3 माइनस के, और ट्रिक तो लग गई भाई, आंशिक भिन्न के चक्कर में क्यों पढ़ना चाहता हूं, ये तो हो गया। कैसे, देखो i इज इक्वल टू, अगर मैं ध्यान दूंगा, v की घात 3 बटे 1 माइनस वी की घात 4 dv, फिर इंटीग्रेशन 3v अपॉन 1 माइनस वी की घात 4 एंड dv। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब एक काम करो, आप क्या करोगे, आप एक काम कर लो, ठीक है ना, आप क्या कर लो, आप एक काम कर लो, इसको समाकलित करना है हम लोगों को, इसको समाकलित करना है, तो आई मानने की कोई जरूरत थोड़ा ही थी हम लोगों को, वो तो यहीं पे ही हो रहा था, वो तो यहीं पर ही हो रहा था बच्चों, ठीक है, कि मैं इसको अलग अलग कर लूंगा कि v की घात 3 बटे 1 माइनस वी की घात 4 dv, इंटीग्रेशन 3 बाहर आ जाएगा, v अपॉन 1 माइनस वी की घात 4 और dv इज इक्वल टू 1 बटे एक्स इंटीग्रेशन dx। क्लियर है आप लोगों को। अब मैं कह लेता हूं, मैं कह लेता हूं i1 माइनस के, इसको कह लेता हूं मैं 3i2, या 3 को यहां लिख लो, इसको हम लोग i2 कह देंगे, इज इक्वल टू हम लोग 1 अपॉन एक्स dx कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जहां पर हमारा जो i1 है बच्चों वो कितना है, इंटीग्रेशन v की घात 3 बटे 1 माइनस वी की घात 4 dv, और i2 की वैल्यू कितनी होगी, i2 क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन 3v, है ना, 3v अपॉन 1 माइनस का v की घात 4 dv। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं किसको सॉल्व कर लेता हूं, i1 को बच्चों, पहले मैं i1 को सॉल्व कर लेता हूं कि i1 क्या है, i1 है मेरे पास में इंटीग्रेशन v की घात 3 1 माइनस वी की घात 4 dv। अब बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था, जब हमने प्रतिस्थापन समाकलन पढ़ाया था 7.2, तो वहां पर अगर घातों में एक का अंतर दिखता था तो बड़ी घात वाले हिस्से को टी मानने वाली बात हमने लिखवाई थी। तो आप देखोगे कि एक्स की घात 4 एक्स की घात सॉरी वी की घात 4 वी की घात 3, तो हम लोग नीचे वाले पोर्शन को टी मान लेते हैं कि माना 1 माइनस वी की घात 4 को बेटा मैंने टी मान लिया, अवकलन करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यह आ जाएगा 4v की घात 3 dv बराबर आ जाएगा बच्चों dt। आप ध्यान से देखोगे तो v की घात 3 dv का जो मान आ जाएगा वो माइनस का 1/4 dt आ जाएगा, ठीक है। और इस सब्स्टिट्यूशन के सहारे हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन के सहारे हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो i1 हमारा कैसे कन्वर्ट होगा, i1 हमारे पास में आ जाएगा बच्चों यहां से v की घात 3 dv का मान माइनस के 1/4, तो मैं बाहर लिख दूंगा माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी एंड dt। ये तो बनेगा क्योंकि नीचे वाले को पूरे को टी मान रखा है। इसको हम लोग जब i1 की वैल्यू निकालेंगे सर, वो आ जाएगी हमारे पास में माइनस का 1/4 और ये आ जाएगा log t। सी मत लगाना यहाँ पे, सी हम लास्ट में जब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, सी हम तब लगा लेंगे, पार चाल हमारा सी तब आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, है ना। और बच्चों i1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/4 log t की वैल्यू आप रखोगे तो कितना है 1 माइनस वी की घात 4, 1 माइनस वी की घात 4 ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। क्लियर है। चाहो तो C1 C2 ले सकते हैं, बाद में सारे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं I2 की। अब किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं I2। I2 क्या है बच्चों, I2 है इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो 3v अपॉन 1 माइनस वी की घात 4 dv।
तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ ऐसा करूँगा जो आपको भी आता है, ऐसी कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं लिखूँगा v की घात 2 की घात 2 और बेटा dv। इसमें फिर मैं क्या कहूँगा, इसमें फिर से मैं क्या कहूँगा कि v स्क्वायर को मैं t मान लूँगा, तो 2v dv का जो मान है बच्चों वो आ जाएगा dt। तो v dv बराबर आ जाएगा 1/2 dt। ठीक है, तो जब हम इस सब्स्टिट्यूशन को ऊपर रखेंगे तो हमारा I2 कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों, इंटीग्रेशन 3 तो बाहर है ही है और v dv की जगह 1/2 आ जाएगा, तो इसको लिख दें बाहर 3/2 dt अपॉन 1 माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस का टी स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो कि बराबर होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c। याद करो 7.4 का वो फॉर्मूला याद करो जो हमने बहुत यूज करा है। 7.4 में हमने ये फॉर्मूला बहुत यूज करा है बच्चों, देख लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, हम लोग सब यही हैं। ठीक है, a प्लस एक्स बिल्कुल सही फॉर्मूला है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं तो I2 को उस फॉर्मूले से 3/2 तो है ही है, 1/2a 2a इंटू 1 log 1 प्लस टी 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी 1 माइनस टी, है ना, ये आ जाएगा। तो I2 का जो वैल्यू है हमारे पास में वो आ जाएगा 3/4। ठीक है, कितना, 3/4। ठीक है बच्चों, 3/4 लोग और t का मान में भरूंगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये हमारा I2 आ गया। तो I1 हमने कैलकुलेट कहाँ करा बच्चों, I1 हमने कैलकुलेट करा है ये, I2 कैलकुलेट करा है ये। अब आप इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाएं, इस वाली समीकरण पर। तुम लोग चल रहे हैं, कोशिश है कि पूरे बोर्ड पे सवाल आ जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती थी कि I1 माइनस I2, और I1 का वैल्यू है हमारा ये, तो माइनस का 1/4, ठीक है, माइनस का 1/4 और लोग 1 माइनस वी की घात 4, फिर है माइनस का E1। माइनस का E1 का मतलब है ये वाला पोर्शन, 3/4 लोग 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x इंटीग्रेशन dx था, यही तो था। तो यहां पर अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा लो, क्योंकि इन सबके लिए तो लगाना ही पड़ेगा ना। और आप चाहो तो इक्वेशन 1 से इसका अवकलन डायरेक्ट लिख दो, 1/x का होगा log x, प्लस सब लोग में आ रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां पर log c लिख दोगे। ठीक, क्या लिख दोगे, log c लिख दोगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये सब चीजें। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसको सही करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक काम कर रहा कि माइनस का 1/4 थ्रू आउट कॉमन निकाल रहा हूं इस वाले पोर्शन में से। अंदर बचेगा log 1 माइनस वी की घात 4, फिर प्लस का 3 log 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ब्रैकेट हो जाएगा बंद, इज इक्वल टू log cx लिख दूंगा मैं इन दोनों कंबाइंड करके। ठीक है ना, क्या लिख दूंगा बच्चों, log cs लिख दूंगा। इतना आप लोगों को क्लियर है ना, इतना आप लोगों को कतई क्लियर है ना बच्चों। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके अंदर इसको कंबाइन करना चाहते हैं तो ध्यान से देखना, मैं 1/4 लिख रहा हूं यहां पर, और देखो इसको लिख रहा हूं मैं log, अगर आपको दिक्कत ना हो 1 प्लस वी स्क्वायर और 1 माइनस के वी स्क्वायर अगर मैं लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, भाई देखो उसका स्क्वायर लिख लो, इसलिए 2 का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दो, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, और यहां पर लिखूंगा मैं log कितना
1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर की घात 3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू log cx। ठीक है, log cx। क्लियर है आप लोगों को? मैं log की एक प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहा हूं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। अंदर अंदर की तरफ मैं इसको log, देखो log m प्लस log n इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 वी स्क्वायर का होल घात 3 बटे 1 माइनस वी स्क्वायर की होल घात 3, ये आपके पास में हो जाएगा इज इक्वल टू log cx। क्लियर है आप लोगों को इतना? अब देखो ये माइनस का 1/4 है। अगर हम एक बात करना चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि log, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी एक घात कट जाएगी, ये वाली यहाँ पे 2 बचेगी। log 1 प्लस का वी स्क्वायर और 1, देखो 1 प्लस का वी स्क्वायर की घात आ जाएगी 4, देखो क्योंकि एक घात ये 3 ही है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर की घात आ जाएगी 4 बटे में कितना है 1 माइनस वी स्क्वायर की घात रह जाएगी 2। और मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे की घात जो है बच्चों, ये माइनस का 1/4 ऊपर चढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है, आपको पता है log की घात को हम शुरू में भी लिख सकते हैं और घात को, भाई ये बात पता है ना आपको कि log जैसे p की घात n होता है तो उसको n log p लिखा जाता है। तो अगर n शुरू में है तो उसको घात में चढ़ा सकते हैं, अगर घात में है तो शुरू में ला सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब तक बहुत बार हम लोग log की कुछ खास बातों का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी। बराबर आ जाएगा बेटे log cx। अब दोनों साइड से log हट जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, वी स्क्वायर की घात 4 गुणे माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर की जो घात है वो आ जाएगा हमारे पास में 2 गुणे 1/4, वो भी माइनस का। या अगर आप इस माइनस को खत्म करना चाहते हो तो घातांक के नियमों को इस्तेमाल करो ताकि लिखने में आसान रहे। इसको प्लस करने के लिए ऊपर उल्टा कर दो, 1 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर कर दो और 1 प्लस के वी स्क्वायर की घात 4 को आप नीचे कर दो, इज इक्वल टू आ जाएगा cx। इसकी होल घात कितनी है आपके सामने, 1/4। क्योंकि इस माइनस को खत्म करने के लिए हमने क्या करा, अंश को हर में परिवर्तित कर दिया और हर को अंश में परिवर्तित कर दिया। तो जब इसको अलग अलग करेंगे बच्चों तो 1 माइनस वी स्क्वायर की जो घात है वो 1/2 रह जाएगी, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 प्लस के वी स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा cx। कितना आ जाएगा, cx। ठीक है, तो यहां से अब आपको v का मान रखना है और आपको आंसर देना है। v का मान रखना है और आपको आंसर देना है। तो 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, कि जो घात है 1/2 वो बराबर हो जाएगी cx इंटू 1 प्लस के वी स्क्वायर के। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको v का मान रखना है, बाकी काम हो चुका है, ठीक है ना। 1 माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है तो 1 माइनस के वी स्क्वायर चलिए, तो थोड़ा सा मैं रफ कर लूं इसको साइड से, क्या आपने नोट कर लिया हो तो इधर से मैं रफ कर रहा हूं। तो यहां से जो घात 4 थी वो हमने एडजस्ट कर ली थी, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, v का मान रख रहे हैं। हमें बेसिकली बनाना क्या है, वो ये बनाना है। यहां से आप लोग बच्चों यहां देखेंगे, बड़ा लंबा सवाल है ये, कैलकुलेशन वर्क काफी है इसके अंदर। तो मैं लिख रहा हूं 1 माइनस के v का मतलब कितना है, y अपॉन एक्स की घात कितना हो जाएगा, 1/2, लेकिन इसका भी स्क्वायर है अंदर, स्क्वायर यहां है, स्क्वायर यहां है। फिर आपके पास में cx 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जगह भी आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इतना क्लियर है।
पहली बात तो ये इसका एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की होल घात है 1/2 बराबर सी एक्स, और आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की घात 1/2 बराबर सी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, कैसे गड़बड़ी करी यार मैंने, देखो एक्स स्क्वायर इसकी घात 1/2 है, ये नहीं कटेगा बच्चों, ये नहीं कटेगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक घात कट जाएगी इसकी, तो यहाँ पे एक्स बचेगा। और आप देखोगे 1/2 घात है तो ये एक्स कट जाएगा नेक्स्ट टर्म में। अगर हम इसको देखें तो दोनों साइड का वर्क कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि वर्क करेंगे 1/2 हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर साथ में आ जाएगा सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मान लो कि माना हमने क्या कर लिया कि सी स्क्वायर को एक नया चर ए कह दिया, तो जो कि हम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ गया। यही हमें लाना था। यहाँ पर सी है क्योंकि सी हमने ऑलरेडी यूज कर लिया था, तो यहाँ पे ए ले सकते हैं कि पार चाल तो कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा बच्चों, 4। चलिए बच्चों बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 4th, 5th और 6th क्वेश्चन की। एक साथ ये तीनों क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो बड़े सिंपल हैं और तीनों क्वेश्चंस में वेरिएबल सेपरेबल 9.3 एक्सरसाइज का इस्तेमाल होने वाला है। तो 4th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं छोड़ भी दूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि dy dx और प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल निकालना है। तो हम लोग dy/dx इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसमें वेरिएबल सेपरेबल बहुत आसानी से हो जाएगा कि डी वाई अपॉन आ जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के वाई स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में कितना, dx। और जब हम इसको समाकलित करेंगे, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dx। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x प्लस का c। इसको उधर ले आओ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c। तो जरा एक बार ये देख लो कि आंसर कहाँ छोड़ा है, तो वहीं पे छोड़ देंगे भाई, है ना। कहाँ पे छोड़ा है, पीछे की तरफ आंसर, वहीं पे हम लोग इसको छोड़ देंगे, और यहीं पे छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो कुछ था ही नहीं, इसको हमने कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और 5 की तरफ। 5 भी बड़ा आसान है, कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, तो रफ ही कर दो ना, क्योंकि अगर पूरा करना ही पड़ गया। इसके अंदर भी हमें वेरिएबल सेपरेबल ही करना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 5वें में जो इक्वेशन दी है वो दी है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस के वाई और प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल। आंसर हमें दे दिया यहां पर, ये वाला है। तो सीधी बात है, हम लोग क्या करने वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा इजीली, ठीक है। माइनस के वाई स्क्वायर वाई प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, हम लोग वेरिएबल सेपरेबल करें, तो डी वाई अपॉन बच्चों आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1।
इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। अब ये कौन से टाइप का इंटीग्रेशन बन रहा है बच्चों? आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से टाइप का इंटीग्रेशन बन रहा है। कौन से टाइप का इंटीग्रेशन बन रहा है ये सिंपल आपका जो हमने 7.4 की थी उसके अंदर वाला एक इंटीग्रेशन बन रहा है कि 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होगा। तो इसमें हमें दो स्टेप में काम करते थे कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाएंगे, फिर नीचे वाले को पूर्ण वर्ग बनाएंगे और फिर 7.4 वाले जो सूत्र थे, विशिष्ट सूत्र थे, उनका प्रयोग करते हुए सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, वैसे पहले ही आपको दिख रहा है यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन, यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? वाई का गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे, आधे का वर्ग घटाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं वाई रखो जो का, तो इसमें 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1/2 का स्क्वायर ही हमने घटा दिया बच्चों, और प्लस का 1 यहाँ रख लिया इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी यही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ा 1/2 का होल स्क्वायर घटाया और प्लस का 1 लिख लिया। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो यहां से होने वाला क्या है, आप देखोगे सर डी वाई अपॉन हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो वाई प्लस 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक में से जब 1/4 घटेगा तो माइनस के 3/4, देखें 1 माइनस 1/4 करिए 3/4 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 प्लस के 3/4 आ जाएगा, प्लस के 3/4 इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन, ऐसे ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी प्लस के 3/4 हो जाएगा। चाहो तो आप एक काम कर लो, इसको आप ऐसे कर लें कि डी वाई अपॉन वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन, यह आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर तो है ही, और प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का फॉर्मूला बनता था बच्चों। किसका बनता था? टेन इनवर्स वाला। ठीक है, क्या बनता था बच्चों? टेन इनवर्स वाला। तो मेरे हिसाब से आप एक काम कर लो, इसको इधर ले आओ उठा करके। देखो, आपको फॉर्मूला पता था 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर देंगे तो होता था 1 अपॉन ए और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना? तो वही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग इसके अंदर, वही फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर लगाएंगे कि 1 अपॉन ए का मतलब अंडर रूट 3/2 का मतलब हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 का मतलब हो जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर, और टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, y प्लस 1/2 बटे अंडर रूट 3/2, प्लस कर रहा हूं क्योंकि मैं इस माइनस वाले हिस्से को उधर ले आऊंगा। यहाँ पे भी 2 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा, और टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो 2 बटे अंडर रूट 3 को अगर मैं कॉमन निकालूं और इसको भी थोड़ा सही कर लूं तो टेन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 3। ठीक है, ऐसे यहां पर आ जाएगा प्लस का टेन इनवर्स ऑफ 2x, नहीं ये 2y आएगा यहाँ, 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और इज इक्वल टू c। आप इसको उधर पहुंचा दो कि टेन इनवर्स ऑफ 2y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू c अंडर रूट 3 अपॉन 2। और इसको एक नया कांस्टेंट कहा जा सकता है। इसको क्या कहा जा सकता है बच्चों? एक नया कांस्टेंट हम लोग इसको कह सकते हैं।
ठीक है, इसको हम एक नया कांस्टेंट कह सकते हैं। सपोज कर लो इस कांस्टेंट को मैंने k कह दिया। अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता था बच्चों कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ITF में पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 है ना, आपके कक्षा 12 के भाग 1 में था। तो मैं इसमें इसको x इसको y मान करके करता हूं कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, मतलब इन दोनों का योगफल 2y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 बूढ़े अंडर रूट 3 इज इक्वल टू नया कॉन्स्टेंट हमने k कह दिया। tan इनवर्स को उधर लेके चले जाओ तो ये केवल बचेगा यहाँ, एलसीएम तो सेम है ना, तो 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बटे अंडर रूट 3, और इसका भी एलसीएम अगर मैं ले लूंगा तो आ जाएगा मेरे पास में 3 माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो 3 या रहने दो 2y प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू tan k आ जाएगा। ये tan k भी एक कांस्टेंट ही बन जाएगा, tan k भी एक कांस्टेंट ही बेटा बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर आप ध्यान दोगे इनकी मल्टीप्लाई कर लेते तो बेहतर था। तो हम लोग देखेंगे ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस के 2 अपॉन, इसको यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 को ऊपर ले जाओ, ठीक है ना, अंडर रूट 3, क्योंकि ये कटेगा अंडर रूट 3 बार तो ये ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं कि 4xy प्लस का 2y प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं ये tan k आपके पास में हो जाएगा। इसको हम इसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और अब क्योंकि हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं बच्चों, ये वाला कर रहे हैं, तो ये वाला रफ कर लो, यहाँ पे काम आ जाएगा थोड़ा सा काम, ठीक है। ये आंसर रखने देते हैं अभी। ऊपर से 2 कॉमन निकल जाएगा तो बाहर आ जाएगा सर 2 अंडर रूट 3, है ना, आपके पास में 2 अंडर रूट 3, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस 1, कहीं माइनस 1 तो नहीं था इसमें कहीं ना कहीं, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस 1। आंसर में क्या लाना है जरा एक बार देख लूं। ये यहाँ पे प्लस है बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये वाला हिस्सा 2 इसमें से कॉमन निकाल के और इसको सही कर लेता हूँ। देखो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का 4xy, ठीक है, 3 भी तो है, 3 माइनस का 4xy माइनस का 2x माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 10k, टैंक, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप उधर पहुंचा दो, तो x प्लस वाई प्लस 1 अपोन में आ जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखो यहाँ पर कि माइनस का 4xy, या लिख लो माइनस का 2x शुरू में, माइनस के 2y माइनस के 4xy, और सर प्लस का 2 बचेगा क्योंकि 3 में से एक जाकर 2 बचेगा, इज इक्वल टू, मैं इसको हटा रहा हूँ, tan k अपॉन 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, अपॉन मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ और प्लस वाली टर्म शुरू में लिख रहा हूँ, 1 शुरू में रख दिया, फिर माइनस एक्स माइनस वाई
माइनस के 2xy, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, इसको एक नया कांस्टेंट हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको एक नया कांस्टेंट हम कह सकते हैं, अभी रुक जाओ, 10k/2√3, 2 से 2 कटा, तो यहां पे देख लेंगे नीचे ऊपर वो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कि सर ये बचा x प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस 1/1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू, ये जो बचा हुआ है इसको एक नया कांस्टेंट a कह लो, कह सकते हैं, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, मेरा आंसर अब मिल जाएगा, तो यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटे इस एक्सरसाइज के छठे प्रश्न की तरफ, ठीक है ना, हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के छठे प्रश्न की तरफ, तो रफ कर दूं क्या इसको, हाँ कर देता हूं। तो छठे प्रश्न में क्या कहा है, इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही कहा गया है, एक कंडीशन दी है, विशिष्ट हल की बात हो जाएगी। देखो छठे क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, इस छठे क्वेश्चन को यहीं लिखे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आसपास हम सॉल्व कर देंगे। कह रहा है कि एक बिंदु 0,π/4 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो। वक्र तो तब प्राप्त होगा बच्चों जब एक अवकल समीकरण होगी, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, अवकल समीकरण है, तो इस अवकल समीकरण को हम हल करेंगे, ठीक है, और इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं उसका विशिष्ट सॉल्यूशन निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अवकल समीकरण उठाओ पहले, तो आपके सामने जो अवकल समीकरण छठी है वो है sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। तो हम इसको अगर, ठीक है ना, साइन एक्स है ना, कोस एक्स है, तो हम लोगों को क्वेश्चन जरा एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही लिखा है हमारा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सही लिखें बच्चों, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई और डी वाई इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम ले लो, है ना, या आपको मैं ये कहूं कि समीकरण के दोनों पक्ष, समीकरण के हम लोग दोनों पक्षों में, किसमें बच्चों, दोनों पक्षों में मैं cos x cos y से भाग करने पर, cos x cos y से भाग करने पर, तो जब इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा, देखो sin x cos y एंड dx अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y dy बराबर 0। तो यहां से आप देखोगे cos y से cos y, यहाँ cos x से cos x कट जाएगा, sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan x, और यह जाएगा साथ में dx, यह जाएगा tan y और dy इज इक्वल टू 0। समाकलन अगर इसको कर लें तो इजीली आंसर आ जाएगा, यह जाएगा log sec x, सीधी बात है, log sec y इज इक्वल टू, आप लो बराबर 0 है ना, तो यहां पर भी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा लो और यहां पर आप लिख लो log c, ठीक है, log c कह लो, इसको आप कह लो log sec x, ठीक है ना, क्या आ जाएगा sec x
sec y इज इक्वल टू log c, या फिर sec x sec y इज इक्वल टू c। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलो। अब ये जो वक्र है, चूंकि वक्र एक जो बिंदु है हमारा, बिंदु 0,π/4 से होकर जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह जब 0 भरेंगे तो y का वैल्यू π/4 रखना पड़ेगा। तो भरो sec 0 गुणा sec π/4 इज इक्वल टू c। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, sec π/4 की वैल्यू √2 होती है, और आपके पास में आ जाएगा c। तो c का वैल्यू आ जाएगा √2, और समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से sec x sec y इज इक्वल टू √2। तो या तो यही छोड़ दो, अगर cos में कन्वर्ट करके देना चाहते हो 1/cos करके, ठीक है ना, तब भी आंसर दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने किया है sec x अपॉन √2 इज इक्वल टू sec y। दोनों पक्षों को उल्टा कर दो तो √2/sec x बराबर आ जाएगा cos y। तो ये उन्होंने दिया आंसर पीछे, ठीक है। उल्टा करो ना इन दोनों साइड से तो आ जाएगा आपके पास में। चलिए अब हम बात करते हैं बेटे अगले कुछ क्वेश्चंस की और इस एक्सरसाइज के। चलिए बच्चों अब इस एक्सरसाइज के 7वें सवाल से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सरल सवाल है, क्योंकि सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल हो जा रहा है 9.3 वाला काम। तो 1 + e⁻²x को अगर देखोगे, और ये dy है, प्लस 1 + y² एंड e⁻x, यहाँ पे dx भी होगा, e⁻x dx, यहाँ dx भी होगा भाई, dx बराबर 0 है, ठीक है ना, dx बराबर 0 है। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं। तो 1 + e⁻²x को मैं भी ऐसे ही रख लाऊं, dy बराबर आ जाएगा माइनस का 1 माइनस के y² और e⁻x dx, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे कि 1 + e⁻²x अपॉन e⁻x, नहीं, कि 1/1 y² प्लस y², dy तो अलग कर दिया, और इज इक्वल टू माइनस का e⁻x अपॉन 1 + e⁻²x, ठीक है ना, और dx अलग कर दिया। चाहो तो वापिस एक काम और कर लो, ठीक है ना, हम इसको उधर ले आते हैं, तो आ जाएगा 1/1 + के y² dy प्लस e⁻x अपॉन 1 + e⁻²x और dx, इसको हमें समाकलित करना पड़ेगा इज इक्वल टू 0 के। क्लियर है। अब देखो ये तो सीधा सीधा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ y प्लस, और जहां तक अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं और आपने समाकलन ढंग से करा है, तो ये भी बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ e⁻x इज इक्वल टू, इसको मैं एक कांस्टेंट कहता हूं, tan इनवर्स आपके पास में c। आप कहोगे सर e⁻x 1 + e⁻²x को कैसे आपने कर दिया, तो आप चाहो तो जब इस वाले इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे, बहुत बार करा है बच्चों, तो अगर आप e⁻x को उसमें t मान लोगे, तो e⁻x dx का मान आपका dt आ जाएगा। तो जब ऊपर रखोगे तो dt अपॉन 1/, क्योंकि यहाँ e⁻2x है तो यहाँ आ जाएगा t²। अब देखो तो ये tan इनवर्स ही तो हो गया ये। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो x प्लस y 1 - xy, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे tan इनवर्स ऑफ c। tan इनवर्स से दोनों साइड खत्म हो जाएगा, ये y प्लस e⁻x अपॉन 1 - y e⁻x इज इक्वल टू
सी। तो अब चूंकि हमें इक्वेशन 1 बना लो, इसको हमें बनाना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशेष सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन यूज कर लेंगे हम सी का मान निकालने के लिए कि अगर हम लोग बच्चों x की वैल्यू 0 रखेंगे तब y का मान 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y का मान 1। तो आ जाएगा 1 प्लस e की घात 0 अपॉन 1 माइनस 1 गुणे e की घात 0 इज इक्वल टू सी। तो यहां से e की घात 0 का मान 1 जब रखेंगे नीचे तो 0 हो जाएगा, तो c का मान कैसे निकल जाएगा भाई? c का मान नहीं निकल पाएगा ना। ये अगर हम इस 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप एक काम करेंगे भैया, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? इसको आप लोग यहीं पे आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे सी का मान निकालने के लिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, क्योंकि वहां से वो परिभाषित नहीं होगा ना, वहां से वो परिभाषित नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू 0 तथा y इज इक्वल टू आप क्या भर दोगे? 1। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ e की घात 0 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सर यहाँ पे c इज इक्वल टू c। तो tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4 और यहाँ पे भी 1 मतलब पाई बाई 4 इज इक्वल टू c। c का मान आ जाएगा पाई बाई 2। c का मान कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समीकरण जब 1 में रखेंगे बच्चों तो tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ e की घात x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब बहुत आसानी से हम लोग देख पा रहे हैं सवाल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने सारी तरीके सीखे, इसलिए हम आसानी से सवाल कर पा रहे हैं। तो 7वें क्वेश्चन को आप लोग फटाफट से नोट करेंगे बच्चों। बहुत तेजी से इस चैप्टर को खत्म करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि अवकलन और समाकलन में बहुत समय से हम काम कर रहे हैं, तो ये 44 नंबर का पोर्शन आज समाप्त हो रहा है। तो अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। किसकी बच्चों? 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 8वें प्रश्न के अंदर जो हमें इक्वेशन दी गई है उसको पहले थोड़ा सही बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? सही। क्या है इक्वेशन हमारे पास? पहले लिख लेते हैं 8वें प्रश्न में। क्या है कि y e की घात x अपॉन y, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा dx इज इक्वल टू x e की घात x अपॉन y और प्लस का आ जाएगा बेटे, क्या है ये? y स्क्वायर है। क्या है? एक बार चेक कर लेता हूं। y स्क्वायर है। क्या है? y स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा y स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास में dy। क्या आ जाएगा? dy। तो इस इक्वेशन का भी हम लोगों को हल निकालना है, ठीक है? तो अब ये जो इक्वेशन हमें दिख रही है इसका नेचर कुछ कुछ हमें होमोजीनियस जैसा दिख रहा है। तो आप एक काम कर लो, इसमें एक काम कर लो, आप x अपॉन वाई को v रख लो। ये जहां जहां x अपॉन वाई है वहां क्या कर लो? v रख लो। या फिर ये कहें कि x इज इक्वल टू वी वाई रख लो, है ना? तो dx अपॉन, अगर हम देखेंगे dx अपॉन, ठीक है, dx अपॉन dy को हम क्या चेंज करते थे? v प्लस वाई एंड dv बटे dy। तो जब इसको रखेंगे हम लोग, पहले इसको सही तो करो इक्वेशन को। इक्वेशन को सही करने का तरीका ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कि dx अपॉन dy जो है बच्चों वो आ जाएगा x e की घात x अपॉन वाई प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन y e की घात x अपॉन वाई, ठीक है, y e की घात x अपॉन वाई। तो रखो, यह आ जाएगा v प्लस के वाई dv ओवर dx बराबर आ जाएगा x की जगह रखेंगे वी वाई एंड e की घात आ जाएगा वी वाई अपॉन वाई प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर x
सॉरी वाई स्क्वायर ही रह जाएगा यहाँ पर, अपॉन वाई ई की घात वी वाई अपॉन वाई। तो वाई से वाई जहाँ जहाँ भी कट रहा है उसको काट दो, तो यह आ जाएगा v प्लस के वाई डी वी ओवर डी वाई बराबर आ जाएगा, y कॉमन निकल के नीचे से कट जाएगा तो बचेगा v ई की घात v प्लस वाई अपॉन ई की घात v। क्लियर है आप लोगों को? और v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू, हम इसको अलग अलग करें, v ई की घात v अपॉन ई की घात v प्लस वाई अपॉन ई की घात v। तो यहां से की घात v से की घात v कट जाएगा, तो v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू v प्लस के y अपॉन ई की घात v से v कट जाएगा, तो y डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन ई की घात v। y से y कट जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे, ई की घात v डी वी इज इक्वल टू केवल डी वाई। ठीक है, केवल डी वाई। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 8वां कर रहे हैं हम लोग ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, ई की घात v का ई की घात v ही रहेगा, ये हो जाएगा y प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ई की घात v का मान आ जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के c। तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने हटा दिए। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, और अच्छा सवाल है। 9th क्वेश्चन को सीधा सीधा आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है, इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक आप यूज करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कहा गया है, मैं उतार रहा हूं 9वां क्वेश्चन पहले। यहाँ पर इक्वेशन जो दी गई है वो कहा x माइनस वाई को, और यहाँ पे है dx प्लस डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू dx माइनस डी वाई है। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक काम कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई को कुछ बोल देते हैं ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगे। ठीक है ना, x माइनस वाई को कुछ बोल देते हैं ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें इजी लगे। और जब x माइनस वाई को t कह दिया तो dx माइनस डी वाई, इसका t के सापेक्ष अगर अवकलन कर दें, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन अगर करें तो हम लोग को क्या मिलने वाला है बेटा, dx माइनस डी वाई बराबर dt आ जाएगा। यह आपको पता है ना, इसका आ जाएगा dx अपॉन dt, इसका dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 1। तो dx माइनस dy का मान जो है वो dt आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल बेटा ये है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक काम में आ रही है। ठीक है ना, आपके सामने। तो अब हम इस क्वेश्चन को ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। देखो कितना अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन आपको, यहाँ पे आ जाएगा। अब हम सवाल को देखते हैं। इसको मैंने क्या कहा बच्चों, t, और ये इसका कुछ मान हमने निकाला, तो इसको dx प्लस डी वाई जो का तू रख लो, इज इक्वल टू, इसको क्या कह दोगे आप, इसको कह दोगे आप dt। ठीक है, इसको क्या कह दोगे आप, dt। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अगर मैं इस t को उधर लेके जाऊं तो dx प्लस डी वाई का जो मान है बच्चों वो आ जाएगा 1 अपॉन टी और dt। समाकलन करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये आ जाएगा log t प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो x प्लस वाई और t का वैल्यू रखो x माइनस वाई प्लस के c। अब हमने, उसने देखो उसने क्या कहा है, उसने विशिष्ट सॉल्यूशन निकालना है। इसका क्या निकालना है, विशिष्ट सॉल्यूशन। तो हमें c का मान निकालना पड़ेगा। वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आप -1 ले लो। तो भर लो,
तो यहाँ पे 0 माइनस 1 इज इक्वल टू लोग 0 माइनस माइनस 1 प्लस के c। तो c का जो मान है, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, log 1 का मान 1 होता है, सॉरी log 1 का मान 0 होता है, तो c का मान माइनस 1 आ जाएगा। और इस इक्वेशन में आप रखेंगे यहाँ, तब समीकरण का जो हल है, समीकरण का जो हल है बच्चों वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू log x माइनस वाई। अच्छा सवाल है ये, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, माइनस का 1। ये आंसर, एक बार आंसर सीट में चेक कर लो पीछे आंसर क्या है इसका, ठीक है ना। log क्या आंसर है भैया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इसको माइनस 1 को उधर लेके आएंगे तो यही बन जाएगा। उन्होंने लिखा है log x माइनस वाई को उन्होंने रख लिया, 1 को उधर पहुंचा दिया, x प्लस वाई प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये भी क्वेश्चन कर दिया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। और सवाल नंबर 10 जो आपके सामने है उसको आप वेरिएबल सेपरेबल से ही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 10 में, अवकल समीकरण अगर उठाएंगे हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। कह रहे हैं e की घात माइनस 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स। यहां पे आपका dx अपॉन dy है, इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है। तो ये तो एक आपके सामने अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है ना, ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। किस फॉर्म वाली, अभी बताता हूं मैं आपको। देखो आप एक काम कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसकी, या अंडर रूट एक्स को उधर लेके जाओ। देखो क्या कर रहा हूं मैं, e की घात 2 अंडर रूट एक्स माइनस वाई और साथ में dx अपॉन dy, dx अपॉन dy है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इधर लिखा जा सकता है, एलसीएम को उधर ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो और अगर इसको थोड़ा सही किया जाए, ठीक है ना, अगर इसको हम थोड़ा सा सीधा करें तो यहां से अगर हम लोग देखें dy अपॉन dx करो इसको आप, क्योंकि हम लोग बनाना चाहते हैं इक्वेशन जो रेखिक अवकल समीकरण थी कि dy बटे dx प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसा करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे dx अपॉन dy को पहले तो अकेला करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट अंडर रूट एक्स अपॉन, क्योंकि यहां से तो ये बनेगा नहीं, यहां से तो ये बात बनने वाली है नहीं, तो उसको हमें थोड़ा सा सही करना ही पड़ेगा। तो dx अपॉन, इसको उल्टा कर लो, dy अपॉन dx कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, e की घात माइनस 2 अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स आ जाएगा। इसको उधर पटक दो तो यह आ जाएगा dy बटे dx प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ई की घात 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। और इसकी की हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, की तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, इसकी हम लोग तुलना कर लेंगे किससे, dy बटे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो जो p का मान है वो आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट एक्स और q का मान जो है वो आ जाएगा e की घात 2 अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट e की x। क्लियर है। अब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स आपके पास में dx। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे बेटा, बहुत क्वेश्चंस कराए मैंने, तो ये आ जाएगा e की घात 2 अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का अवकलन यही होता है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका पूरे का हम लोग समाकलन कर देंगे प्लस का c। तो y इंटू ई की घात 2 अंडर रूट एक्स
क्यू इंटू क्यू क्या है बेटा, क्यू है हमारे पास में ये वाला ई की घात 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स गुणे ई की घात 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस का सी। देखो ये प्लस की घात है, ये माइनस की खत्म हो गया, कहने के बाद वाई ई की घात 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। और आपको पता है अगर आप लोग बेसिक इंटीग्रेशन जानते हो तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस का सी। यहीं पे आपको छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमने 10वां कर लिया, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले फटाफट से सारे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 11वां और 12वें सवाल की, ठीक है ना। तो 11वें सवाल के अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है कि एक रेखिक अवकल समीकरण है और मैं करता हूं, देखो dy बटे डी एक्स एंड प्लस का y कॉट एक्स इज इक्वल टू है 4x और कोसेक x, है ना। और मैं क्या करता हूं बेटा कि हम लोग तुलना कर लेते हैं। तुलना किससे कर लेते हैं कि dy बटे डी एक्स प्लस के पी वाई, ये तो रैखिक समीकरण का टाइप फर्स्ट होता है, क्यों से, है ना, कर लेते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, p का वैल्यू निकालते हैं। i का भाई जो होगा p होगा, p इज वॉट, p आ जाएगा कॉट एक्स, और बच्चों q जो हो जाएगा वो आ जाएगा 4x इंटू कॉसेक एक्स। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा और वो होगा e की घात p dx, और e की घात इंटीग्रेशन कॉट एक्स हो जाएगा dx। आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत जरूरी पता होना चाहिए कि कोट एक्स का समाकलन log साइन एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर हम देखेंगे तो log की प्रॉपर्टी के हिसाब से e की घात log साइन एक्स ही होता है, बहुत बार हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि e की घात अगर log x है, log a है, तो उसकी वैल्यू a ही आती है, तो जो वैल्यू यहां आती है वही आ जाती है, तो आपको पता साइन एक्स। तो अब हम लिखते हैं समीकरण का व्यापक हल। हमें विशिष्ट हल निकालना है लेकिन पहले व्यापक निकलेगा, समीकरण का व्यापक हल। तो क्या होता है बेटे, y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू क्या है बच्चों 4x इंटू कोसेक एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा साइन एक्स और dx प्लस का c। तो y साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x, इसको लिख दो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स और dx प्लस का c। तो साइन एक्स कटा, तो y साइन एक्स इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 4 बाहर और x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का c, ये 2 बार कट जाएगा, तो y साइन एक्स बराबर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का c। अब देखो अब उसने कहा है कि कंडीशन देखो, x बराबर अगर ले लें पाई बाई 2, चेक करो, तब y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यह आ जाएगा 0 गुणे साइन पाई बाय 2 बराबर 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का c, ये कट जाएगा 2 बारी, यहां से c का मान आ जाएगा माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 2। इसको आप कहां रख दोगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से आपका विशिष्ट हल आ जाएगा। समीकरण 1 से जो विशिष्ट हल होगा बच्चों वो आ जाएगा y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 2, यहीं पे छोड़ा जा सकता है। और कुछ करने की इच्छा आप लोगों की हो तो आप करते रहना, नहीं तो कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उसके बाद 3 क्वेश्चन बचते हैं आपके, वो तीनों ही ऑब्जेक्टिव है, हो सके तो खुद से भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद से भी कर सकते हो। जो हमारे पास में 12वां सवाल है उसको पहचानो, वो क्या है। कह रहा है कि x प्लस 1 और बेटा dy बटे डी एक्स और बराबर है आपका 2e की घात माइनस का y और माइनस का 1, ठीक है।
तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है भाई, इसमें सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल मेरे हिसाब से हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है, क्योंकि ये पूरा फंक्शन y वाला है। तो अगर आप करोगे, इसको लिखोगे आप कि 1 अपॉन, देखो dy अपॉन 2 e की घात माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस का 1। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक लगा लेंगे, इसको लिखेंगे 2 अपॉन e की घात y माइनस 1 इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स प्लस 1। एलसीएम जब लूंगा तो e की घात y ऊपर चला जाएगा और 2 माइनस e की घात y इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स प्लस 1। क्लियर है? आप इजीली इसको समाकलित आप कर सकते हो, क्योंकि इस वाले में आप नीचे वाले को अगर t मान लोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको माइनस का फर्क आएगा, सिर्फ वो माइनस हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका जो समाकलन हम लोग करेंगे, या इसका समाकलन आ जाएगा log 2 माइनस ई की घात x ई की घात y, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों आएगा? आप इसको t मान के देखना, ये वाला माइनस प्रॉब्लम करेगा, वो माइनस में आ जाएगा। ये आ जाएगा log x प्लस 1। ठीक है, मोड लगा लो चाहे, प्लस का चाहो तो log c लगाओ, इसमें आना लगाओगे log c लगा लो, क्योंकि आंसर मैच अगर आपको करना log c लगा लो। उससे क्या होगा, तो देखो ये आ जाएगा हमारा माइनस का log 2 माइनस ई की घात y। ये आपको समझ में आया ना यहां से कैसे करा मैंने, ये वाला प्रतिस्थापन समाकलन यूज किया। आप नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो 1 अपॉन टी का log t का मान रखोगे, फिर ये आ जाएगा। आप उसको करके दिखा देना पूरा। यहाँ पे आ जाएगा सर log, ठीक है ना, यहाँ पे log आ जाएगा सी एक्स प्लस 1 log m प्लस log n, log mn हो गया। इस माइनस को अगर आप खत्म करना चाहोगे, ठीक है ना, तो एक काम कर लो, यहाँ से इसकी घात -1 कर लो, इसकी घात -1 कर लो। दोनों साइड से log जब हटेगा तो इस -1 यहाँ बचेगा 2 माइनस ई की घात y की घात -1 इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1, या फिर 2 माइनस ई की घात y बराबर आ जाएगा 1/c(x प्लस 1)। क्योंकि इस माइनस को खत्म करना है तो दोनों पक्षों को उल्टा करना पड़ेगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कंडीशन देख लो विशिष्ट सॉल्यूशन के लिए। क्यों कह रहे हैं, x की अगर 0 है वैल्यू तो y की वैल्यू भी 0 है। तब इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर माना जाए तो 2 माइनस ई की घात 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू 0 प्लस 1। तो यह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, सी का मान आ जाएगा सर 1/2, और इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से 2 माइनस ई की घात y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसे थोड़ा बहुत सही करके लिखना चाहो लिख दो, लेकिन आंसर यहाँ भी छोड़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। वैसे करा है उन्होंने थोड़ा सा और काम इसमें, कि क्या किया है, माइनस का ई की घात y बराबर लिख दिया इन्होंने, और 2 को उधर लेके गई है कि 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 माइनस 2, या फिर माइनस ई की घात y बराबर लिखा इन्होंने, एलसीएम ले लिया 1 माइनस 4x, है ना, माइनस 4x माइनस का 4। ठीक है, 4x माइनस का 4, 4x माइनस 4 ही तो आएगा एलसीएम अगर लेंगे तो। ठीक है, आपके पास में ये अपॉन 2 कहाँ से आया है, c का मान रखा ना हम लोगों ने, c का मान कितना निकला है, 1 निकला है यार। तो मैं 2 कैसे निकाल दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको सही करेंगे। ठीक है भाई, देखो ये आ गया हमारे पास 2e की घात y, 2e की घात माइनस y थी क्या, 2e की घात y, 2e की घात y थी, 2e की घात y, 2e की घात y, हाँ इसको चेंज कर लेगा ना, 2e की घात y बराबर, आप ध्यान से देखो, इस 1 अपॉन सी को ना कोई नया कांस्टेंट कह लो, a कह लिया हमने सपोज, और आ जाएगा आपके पास में a अपॉन एक्स प्लस 1। जहां पर हमने कह लिया आंसर मैच करने वाली बात है। वैसे जो मैंने किया था वो भी काम सही था, वो तो मैच करने वाली बात है।
तो ए का जो मान है, जहां पर हमने कहा है कि 1/c को एक नया कांस्टेंट ए कह दिया, अब कंडीशन पे आ जाओ। वो कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू भी हमारी, तब y की वैल्यू भी 0 है। तो 2 माइनस ई की घात 0 इज इक्वल टू a अपॉन 0 प्लस 1। तो a का मान यहां से 1 निकल आ जाएगा। इसको अगर इक्वेशन 1 कहोगे तो आप लिखोगे 2 माइनस ई की घात y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर मैं देखूं तो e की घात y का जो मान है वो आ जाएगा 2 माइनस 1/x प्लस 1। e की घात y का जो मान है, एलसीएम लेंगे, 2x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। e की घात y बराबर आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। आपको पता है इधर से अगर हम लोग y का मान चाहते हैं तो सीधी बात है log आ जाएगा। e की घात y में से y का मान निकालेंगे, e को हटाएंगे तो log आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्योंकि आपको पता है e की घात अगर a हो इज इक्वल टू b हो तो a का मान हमेशा log b होता है। ये बात को ध्यान रखो। ये मैंने आपको जब लोगरिथम अवकलन के अंदर पढ़ाया था तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वहाँ log का हमने दिया था, इस तरीके की बातें हमने वहाँ समझाई थी। लगभग एक्सरसाइज 5.5 के आसपास की बात है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। अब आप आइए जरा नीचे की तरफ। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस इसके बाद कुछ नहीं है। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से 16वां क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं पहले, ठीक है। कौन सा बच्चों? 16वां मतलब जो 13वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है आपका नई एनसीईआरटी के अंदर। तो क्या कहा है उसने कि एक क्वेश्चन दिया है कि व्यापक हल है ना, 13वें क्वेश्चन के अंदर इस इक्वेशन का व्यापक हल पूछ रहा, y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन y इज इक्वल टू 0 का। बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहली बात तो इसको सॉल्व करेंगे कि y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि इसको 0 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं y dx इज इक्वल टू कर दूंगा x dy, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं dx अपॉन एक्स कर दूंगा और dy अपॉन y वेरिएबल सेपरेबल कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा, यहां पर आ जाएगा log x इज इक्वल टू log y प्लस के log c कह लो आप, ठीक है। क्या कह लो? log c कह लो आप, ठीक है आपके पास में। और log x इज इक्वल टू आ जाएगा log yc, है ना, yc, या x इज इक्वल टू आ जाएगा yc, ठीक है, या y इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन c, और y इज इक्वल टू 1 अपॉन c को नया कांस्टेंट a कह लो आप, तो यह आ जाएगा ax। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? y इज इक्वल टू ax, y इज इक्वल टू cx, यानी कि ax मान लो। बात वही है क्योंकि कांस्टेंट तो चेंज होता रहता है ना, तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। 14th क्वेश्चन के अंदर ये भैया अपने आप सोचना, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये टाइप 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा क्वेश्चन बनेगा? देखो ध्यान से देखो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और e की घात p1 dy। हाँ, सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है 15 नंबर। कौन सा बेटा? 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हमें एक व्यापक हल निकालना है e की घात x और dy प्लस y e की घात x प्लस 2x और dx का इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को हम सही रूप में लिखें, है ना, सही रूप में लिखें, मैं क्या कर रहा हूँ, dy dx से भाग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे कि dy अपॉन dx, e की घात तो है ही, y e की घात x प्लस के 2x, ये तो कट जाएगा इज इक्वल टू 0। और सर ये आ जाएगा e की घात x से भी डिवाइड करो, यहाँ बचेगा केवल, यहाँ पे बचे केवल y इज इक्वल टू माइनस का 2x
ई की घात माइनस एक्स। तो इसकी तुलना कर लोगे dy बटे डी एक्स प्लस के पी वाई इजिकल टू क्यू से, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2x ई की घात माइनस एक्स। तो आप इसको ट्राई करना बेटा, कुछ नहीं है इसके अंदर, आप बहुत सारे सवाल करके आए हो। तो इसी के साथ हमने अवकलन का जो कैलकुलस का जो पोर्शन है, कलन का जो पोर्शन है 44 नंबर का बेटा, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये सब कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे समझे होंगे और साथ साथ रिवीजन भी आप कर रहे होंगे, तभी ज़्यादा लाभ हो पाएगा। क्योंकि भैया 100 में से 44 नंबर बहुत बड़ा एक हिस्सा है, तो इस हिस्से को आप लोगों को प्रैक्टिस लगातार करनी है एग्जाम तक, तभी ये चीज़ आपकी कमांड में आएगी। अदरवाइज बहुत तेज़ी से स्लिप होती हैं ये सब चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।